नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गौ रक्षा के इस दौर में महाराष्ट्र सरकार ने पत्रकारों की रक्षा के लिए एक बिल पेश किया और पास भी हो गया। बीजेपी ने चुनावी वादा किया था, पूरा किया। यह बिल इस बिल के अनुसार महाराष्ट्र में पत्रकारों या मीडिया संस्थानों पर हमला करना दंडनीय अपराध हो गया है। मीडिया संस्थान के प्रबंधक यानी मैनेजमेंट वालों को इस कानून से कोई राहत नहीं है, जो कि ठीक बात है, क्योंकि उन्हें इस कानून के तहत संरक्षण नहीं मिलेगा, ये लिखा हुआ है। हमारे सहयोगी प्रसाद काथे ने बताया कि इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट, ऑनलाइन, फ्रीलांस पत्रकारों को भी संरक्षण मिलेगा और यह गैर जमानती अपराध हो गया है। पत्रकार पर हमला करने वालों को 3 साल की सजा होगी, 50,000 का जुर्माना देना होगा। पत्रकारिता की आड़ में गलत काम करने वालों को भी यही सब सजा मिलेगी। गजब का कानून है भाई। पत्रकार पर हमला करने वालों को उसके इलाज का खर्चा उठाना होगा। मीडिया संस्थान पर जो अटैक करेगा उसे नुकसान की भरपाई करनी होगी। महाराष्ट्र व अन्य राज्यों में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए भी अलग से कानून है। इस तरह से सबके लिए अलग अलग कानून बनेंगे तो इस देश में सबसे एक वो दिन आएगा जब एक सुरक्षा कर्मी सुरक्षा कानून बनेगा, वकील सुरक्षा कानून बनेगा, विधायक सुरक्षा कानून बनेगा, पायलट सुरक्षा कानून बनेगा, एयर होस्टेस सुरक्षा कानून तो बहुत जरूरी हो गया है, वक्त की मांग है। तब एक दिन कोई गरीब जाएगा और सरकार से कहेगा हमारी सुरक्षा के लिए भी कोई कानून बना दीजिए सर। पत्रकारों को इस वक्त सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत इस बात से है कि उनकी खबर छप जाए, जहां काम करते हैं वहां कम से कम पत्रकारिता अपने मूल्यों के हिसाब से कर ले। एनीवे, टॉपिक चेंज करते हैं और गौ रक्षा पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और 6 राज्यों को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। तहसीन पूनावाला, शहजाद पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है कि गौ रक्षा के नाम पर दलितों, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले संगठनों पर उसी तरह प्रतिबंध लगाया जाए जैसे सिमी जैसे संगठन पर लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा था, लेकिन जवाब नहीं मिला तो नोटिस जारी कर दिया गया। केंद्र के अलावा गुजरात, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सरकार को नोटिस गया है। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एम खानविलकर इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। 3 मई को इस मामले की फिर से सुनवाई होगी। राजस्थान में गौ रक्षा के लिए स्टाम्प ड्यूटी में मामूली वृद्धि की गई है, फिर भी विरोध हो रहा है। 10 रुपए से लेकर 150 रुपए की वृद्धि गाय के नाम पर तो बर्दाश्त की जा सकती है, इतनी बड़ी क्या चीज है। लोग जान दे रहे हैं, जान ले रहे हैं, लेकिन जो गरीब है उसे राहत मिल जाए तो उसमें भी कोई बुराई नहीं। हर्षा कुमारी सिंह ने जयपुर कोर्ट जाकर वकील, नोटरी और लोगों से बात की। तो यहाँ जयपुर डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्री में जो लोग इसमें काम करते हैं, जैसे स्टैम्प वेंडर है, वकील है, उनका काफी आक्रोश है ये 10% सरचार्ज को लेकर। मेरे साथ है झलानी जी, जो स्टैम्प विक्रेता है। झलानी जी, जो 20% बढ़ा दिया गया है, हम देख रहे हैं कि लगातार दरें बढ़ रही है, ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है। पिछले साल इन्होंने 100 रुपए से 500 रुपए किया और अब 500 पे 20% सरचार्ज लगा दिया। सरकार दर टू दर हर बार बढ़ाती जा रही है, ये जनता पर असहनीय बोझ बनता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ है डॉक्टर सुनील शर्मा भी, जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सुनील शर्मा जी, इसमें क्या ऐतराज है? क्योंकि सरकार का हक है कि वो सरचार्ज किसी पे भी बढ़ा सकती है ना, क्योंकि आप सरकार का काम कर रहे हैं, लीज एग्रीमेंट है, रजिस्ट्री है, तो उसमें बढ़ाने में ऐतराज क्यों है? ऐतराज इसलिए है कि ये जो सरकार जो ये कर रही है नाजायज 20% बढ़ा करके, और आम जनता से, स्टाम्प विक्रेताओं से आप इस तरीके से नाजायज तरीके से 10 रुपए गाय के लिए, 10 रुपए आपने आधारभूत सुविधाओं के लिए यूज किए हैं। इनकी जगह अगर ये शराब विक्रेताओं से, शराब के ठेकेदारों से अगर ये सरकार लेती तो जनता में अच्छा मैसेज जाता सरकार के प्रति और आम जनता को राहत मिलती, उनको इस तरीके से टैक्स नहीं देने पड़ते। आप दारू के विक्रेताओं को तो बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, और दूसरी बात आम जनता जो प्रत्येक आदमी को 10 रुपए से लेकर के 500, 1000 रुपए तक के स्टाम्प खरीदने पड़ रहे हैं। आप बता सकते हैं किस तरह से फर्क पड़ा है? जैसे आपके पास जो स्टैम्प पेपर है उसमें बताइए कि किस तरह से फर्क पड़ा है। जैसे ये 50 रुपए का स्टाम्प है, 50 रुपए का स्टाम्प के अंदर इन्होंने ये 5 रुपए तो आधारभूत सुविधाओं के नाम से लिए हैं और 5 रुपए इन्होंने गाय के हिसाब से लिए हैं। इसी तरीके से ये 500 रुपए का स्टाम्प है, ये 500 रुपए का स्टाम्प जिस पर एग्रीमेंट हो रहा है, विक्रय करारनामा हेमराज सोलंकी के नाम से है, ये 500 रुपए का स्टाम्प में इन्होंने 50 रुपए तो गायों के लिए लिए और 50 रुपए आधारभूत सुविधाओं के लिए लिए, जबकि यही पैसा कितना का हो गया? ये स्टाम्प 600 का हो गया और 50 रुपए स्टाम्प विक्रेता अपना कमीशन लेगा, तो एक व्यक्ति को 150 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा एक स्टाम्प पर। इसी तरीके से हजारों स्टाम्प बेचे जाते हैं यहाँ पर, तो प्रत्येक आदमी से आप 150 रुपए लोगे तो ये करोड़ों में हो गए। अच्छा, सुनील शर्मा जी विरोध कर रहे थे। गौ रक्षा के नाम पर हिंसा, राजनीति के अलावा इन्हीं मुद्दों के संदर्भ में बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिन्हें हम जाने तो उनकी मदद से राजनीतिक मसलों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। गौ रक्षा को लेकर टीवी और अखबारों पर चलने वाली बहसें हर घटना के बाद उन्हीं सारे दावों के साथ
हाजिर हो जाती है। जैसे बहुत से लोग इसी बात से हैरत में थे कि पहलू खान गौपालक थे, रमजान में दूध के कारोबार के लिए गाय खरीदी थी। हमारे सहयोगी हर्ष ने जोधपुर से एक रिपोर्ट भेजी है मारवाड़ मुस्लिम आदर्श गौशाला की। जोधपुर के बाड़मेर रोड पर बुजवाड़ गांव में यह गौशाला है, 2004 से चल रही है। इसे मौलाना आजाद स्कूल के संचालक चलाते हैं। आसपास के गांव में, हिंदू गांव में जब गायें बीमार हो जाती हैं, लाचार हो जाती हैं और दूध दे सकने की स्थिति में नहीं होती तो लोग छोड़ देते हैं। इसलिए नहीं कि तब उन्हें गायों से प्यार नहीं रह जाता, इसलिए भी कि गाय पालने वाले बीमार और बूढ़ी गाय का खर्चा नहीं उठा सकते, लिहाजा टीका लगाकर छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो कसाई को बेच देते हैं, मगर बहुत से लोग गाय बेचने की हिम्मत नहीं कर पाते, श्रद्धा वगैरह के कारण। लिहाजा ऐसी गायों को अतीक मोहम्मद साहब अपनी गौशाला में ले आते हैं। यहां 200 से अधिक गायें हैं, सब की सब बीमार और लाचार हैं। इनके इलाज के लिए पशु चिकित्सक भी है, एम्बुलेंस भी है जो दूर दराज से गायों को ले आता है। और देखिए क्या शानदार तरीके से ये चारा खिला रहे हैं और इलाज भी करवा देते हैं अपने डॉक्टर को भेजकर। अतीक मोहम्मद ने बताया कि वे स्कूल चलाते हैं जहां सभी समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं। यही नहीं, अतीक अहमद की मोहम्मद माफ कीजिएगा, मोहम्मद वो तो यूपी वाले हो गए। मोहम्मद की गौशाला में बीमार गायों का नाम भी रखा जाता है। ये नाम है गंगा, जमुना, सरस्वती, आनंदी, अंजलि, अंजुड़ी, गीता, मोडकी, कालकी, अनोपड़ी, धोलकी, कंचुड़ी, सीता, लक्ष्मी। अतीक की गौशाला में गायों के ये सब सुंदर सुंदर नाम हैं। एक गाय का नाम सुल्तान है, क्या बात है, और दूसरी का नाम मुमताज भी है। अतीक मोहम्मद ने कहा कि वे एहसान नहीं कर रहे बल्कि अपना फर्ज निभा रहे हैं। इनकी गौशाला का गेट कभी बंद नहीं होता, गाय कभी बांधी नहीं जाती है, क्योंकि बांध देने से गाय कीचड़ में देर तक खड़ी रहती है। इससे उसके खुर यानी पांव खराब हो जाते हैं और वो बाद में खड़ी नहीं रह पाती, गिर जाती है और वहां मर भी जाती है। एक ऐसा पशु है जो आपको सारी जिंदगी दूध देता है, आपसे घी इस्तेमाल करते हैं। हमने ये कैसे समझ लिया कि मुसलमान जो है गाय की हत्या करता है या उसका गोश्त खाता है। हमें याद नहीं, मेरी 70 साल की वर्ष की आयु में, कि कभी किसी गाय की हत्या होते हुए मैंने कभी देखा भी हो या सुना भी हो, राजस्थान के अंदर तो कम से कम। और मुसलमानों को ने तो पूरे बॉर्डर एरिया के अंदर हज़ारों की तादाद में गायों को पाला है, उनका संरक्षण किया है और उसकी नस्ल को बढ़ाया है। हमने ये गौशाला इसलिए स्थापित की है कि हमारे आसपास के यूनिवर्सिटी के एरिया में जो 4-5 गांव हैं, उनके पशु पालकों की एक दुविधा होती है कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है, वो उनके लिए जो है भारी बोझ और वज़न हो जाता है। उसको शेयर करने के लिए हमने इस पशु जो है अपने शिविर का जो है यहाँ पर आयोजन किया और बड़े कामयाबी के साथ में हम पिछले लंबे समय से इसका संचालन कर रहे हैं। मैंने ये कहानी इसलिए नहीं बताई कि इसे सुनते ही आप फिल्मी स्टाइल में झगड़ा छोड़कर सेकुलर हो जाएंगे। मैं उम्मीद भी नहीं करता। जो जहर इतनी मेहनत से हमारे दिमाग में घोला गया है, टीवी वालों ने मेहनत की है, नेताओं ने मेहनत की है, वो पीढ़ियों के बाद जाएगा, है ना। अतीक मोहम्मद की कहानी से नहीं जाने वाली। हमें समझना होगा कि हमारी कृषि व्यवस्था में मवेशी पालन अनिवार्य अंग है। राजस्थान से लेकर बिहार तक में मवेशियों के अनगिनत मेले लगते हैं। सोनपुर हरिहर क्षेत्र का मेला तो आपको रटा दिया गया होगा, पुष्कर का मेला भी। बहुत से समुदाय ऐसे हैं जो गायों के झुंड लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते ताकि उन्हें हरी घास मिल सके। गौ रक्षा की राजनीति इन साधारण लोगों को इस कानून की जटिलताएं में घेर लेगी। आपने हाईवे के किनारे देखा होगा, 2-4 लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में गाय बैल लिए चले जा रहे हैं। दरअसल ये पलायन कर रहे होते हैं। अब इन्हें क्या पता कि कलेक्टर से अनुमति भी लेनी होगी, कल को इन्हें वो काम भी करना पड़ेगा। बेवजह एक कानून इनकी जिंदगी में घुसा दिया जाएगा। हिंसा का कोई प्रावधान नहीं है और हिंसा जो भी करता है वो असंवैधानिक है। आड़ में कोई काम करना, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि सबका साथ सबका विकास, और आड़ में किसी तरह की हिंसा नहीं हो, तो कुछ अराजक तत्व जो इस प्रकार का कार्य करते हैं, उस हिंसा से न तो मुस्लिम समाज में न हिंदू समाज में गाय पालन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे आर्थिक मंदी आएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, इसमें अराजकता फैलेगी, देश पीछे चला जाएगा। हमको आगे ले जाना है। 125 करोड़ लोग जो हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ जुड़े हुए रहने से आर्थिक विकास तो निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति पर जाना चाहिए। ये कल्ला साहब हैं, इतिहासकार हैं। ठीक है कि गौ रक्षा को लेकर विवाद है, आस्था का भी सवाल है
और कारोबार का भी। जैसा कि उन्होंने बताया, गौशालाओं की जमीन पर कब्जे और सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए गौशाला बनाने का खेल भी है। गौशालाओं के लिए लोग खूब दान करते हैं, मैं भी कर देता हूं। उस दान का क्या होता है, इसकी जांच की राजनीति हो तो गायों का बहुत भला हो जाएगा। इन्हीं सब नेगेटिव बातों के बीच कई लोग बहुत अच्छे से गौशाला चलाते भी हैं, वे वाकई सेवा करते हैं। एनीवे, हैविंग सेड दैट, हम बात करेंगे कुछ और कहानियों की, किस्सों की, जिनका संबंध पशुपालन से है, गौपालन से है। तनुजा कोठियाल है हमारे साथ, जिन्होंने राजस्थान के थार इलाके का लगभग 300 साल का एक अध्ययन किया है, जिनका संबंध ऐसे घुमंतु समुदायों से रहा है। सारे घुमंतु पशुपालक होते हैं, पशुपालक तो नहीं होते मगर ज्यादातर पशुपालक होते हैं। थार इलाका मतलब समझिए जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। इनकी किताब है, तनुजा कोठियाल ने किताब भी लिखी है जिसका नाम है नोमैडिक नैरेटिव्स, हिस्ट्री ऑफ मोबिलिटी एंड आइडेंटिटी इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अंग्रेजी में ये किताब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी है। मैं जब भी किताब का नाम लेता हूं तो दाम बताता हूं, कैसे मिलेगी ये भी बताता हूं। तो ये अमेजन पर है, 789 रुपए की है। दिल्ली के अंबेडकर यूनिवर्सिटी में तनुजा पढ़ाती हैं। तो हमारे साथ हैं तनुजा। ये किताब की तस्वीर है, हम ये भी दिखा देते हैं, लेकिन बहुत पेज की किताब है, 300 पेज की किताब है आपकी, लगभग 300 पेज की किताब है। अब हम चाहते हैं कुछ किस्से कहानियां हमारे दर्शकों को, हम उम्मीद ना करें, जो झगड़ा करने वाले वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो चाहते हैं कि और इसके बहाने जानने को मिले, तो हमने आपका जब लेख पढ़ा स्क्रोल में तो कुछ कर्नाटक इतिहास एकेडमी से हमने वो तस्वीरें मंगाई, वो हम अपने स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। वो शिलालेख हैं। हम चाहते हैं कि पहले आप उन शिलालेखों के बारे में बताएं, फिर हम अपने इस बातचीत की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। हम स्क्रीन पर वो शिलालेख की तस्वीरें डाल रहे हैं, वो क्या हैं कर्नाटक वालियों से? कर्नाटक में ही नहीं, गुजरात में, राजस्थान में जगह जगह पर ये शिलालेख पाए जाते हैं। इनको कई जगहों पर देवली कहा जाता है, कहीं पर इन्हें पालिया कहा जाता है, कहीं पर इनको वीरागल कहा जाता है। आमतौर पर वीरागल, अच्छा। आमतौर पर ये जो शिलालेख होते हैं वो हीरोज को डेडिकेट किए जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए बनाए जाते हैं जिन्होंने कोई अच्छा काम करने में अपनी जान दी होती है। ये अच्छा काम जो है वो गांव की रक्षा हो सकता है, किसी किले की रक्षा हो सकता है, कोई लड़ाई हो सकता है, पर आमतौर पर एक बड़ी संख्या में जो हीरो स्टोन्स हैं वो ऐसे लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो कि गायों की रक्षा करते हुए, पशुओं की रक्षा करते हुए मारे गाय या पशु, हाँ। ये कर्नाटक के शिलालेख हैं। ये कर्नाटक, ये जो आपने जो दिखाए हैं ये कर्नाटक के हैं, लेकिन इस तरह के शिलालेख जो हैं वो जिसमें कि एक हॉर्स राइडर होता है, एक व्यक्ति जो कि घोड़े पर सवार होता है, बहुत सारी जगहों में आमतौर पर पाया जाता है, गांव-गांव में पाया जाता है। उनको भूमिया जी, जुझार जी के नाम से उनके मंदिर बनाए जाते हैं, जहां पर ऐसे लोग जो कि अलग-अलग किस्म के पशुपालन, क्योंकि पशुपालन का मतलब सिर्फ गाय नहीं है, पशुपालन का मतलब है भेड़, बकरी, ऊंट, भैंस भी है, याक भी है, हाँ, याक भी है, हाँ। तो ऐसे पशुपालक जो समुदाय हैं वो उनकी पूजा करते हैं, उनको और ये कितने पुराने शिलालेख होंगे? ये शिलालेख जो कम से कम 8वीं 9वीं शताब्दी से पाए जाते हैं भारत के उन इलाकों में जहां पर कृषि के बजाय पशुपालन जो है वो एक बड़ा व्यवसाय है। अब मेरा आपसे जानना है कि ये इनसे जो समुदाय जुड़े रहे हैं, क्योंकि हम आज के संदर्भ में काफी मेहनत किया है मीडिया ने, मतलब इसके वो करने में, वो तो हम उसको दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कि क्या इसे जो पहले की कहानी है और आज की कहानी है, हम तो हमेशा उसे हिंदू बनाम मुस्लिम फ्रेमवर्क में देखते हैं, क्या ये सही फ्रेमवर्क है? ये बहुत ही गलत फ्रेमवर्क है एक्चुअली। अगर आप देखें और अगर आप एक साधारण सा विकिपीडिया सर्च भी करते हैं तो जो हिंदुस्तान की जो नोमैडिक कम्युनिटीज हैं, जब उनके नाम आप देखते हैं या पशुपालक समुदाय हैं, उनमें से बहुत सारे पशुपालक समुदाय दरअसल मुसलमान हैं। अच्छा, जैसे मतलब हरियाणा में मेव हैं, मेव मुसलमान हैं, लेकिन गाय और भैंस दोनों का पशुपालन करते हैं। बन गुजर हैं, सिंधी मुसलमान हैं राजस्थान में। इसके अलावा घोसी, राठ, ये बकरवाल, गद्दी, ये सारे मुसलमान समुदाय हैं जो किसी न किसी किस्म के पशुपालन से जुड़े हुए हैं। उसी तरह से जैसे हिंदू समुदाय के घुमंतु समुदाय पशुपालक या मलधारी हैं गुजरात में, ये सारे जो है ये मुसलमान समुदाय हैं जो कि अलग अलग किस्म का पशुपालन करते हैं, जिसमें गाय भी शामिल है। क्योंकि इसलिए नहीं जानने की वजह से हम कई लोग हैरान हुए कि जो पहलू खान हैं वो गाय पालते हैं, या जाकिर गाय पालते हैं, वो गाय लेकर आ रहे हैं। आप बता रहे हैं कि वो मेव जाति से आते हैं, जो घुमंतु जाति है जिसका संबंध ही जानवरों से रहा। बिल्कुल, तो
पशुपालक इतिहास के समुदाय इस हैं। हिस्से को नहीं जानने के कारण हम उसे सिर्फ एक मुसलमान के रूप में देख रहे हैं, बिल्कुल। जो उसका पारंपरिक पीढ़ियों का पेशा रहा है कि मवेशी पालना, जिसमें गाय भी है भैंस भी है, वो हम नहीं देख रहे हैं। तो ये एक, जो लोग नहीं देखना चाहें उन्हें मुबारक, जो देखना चाहें वो देख सकते हैं। तो आपने बताया कि मुस्लिम गौ पालक भी हैं, पशुपालक भी हैं, और वो इसी तरह से पारंपरिक भी रहे हैं। ये हाँ बिल्कुल, बहुत लंबे समय से वो पशुपालन से जुड़े हुए रहे हैं। ये जो झगड़े की कहानी है, ये हाँ। जिसे आजकल हम हिंदू बनाम मुस्लिम के रूप में देखते हैं, शुरुआत में भी जो आप 8वीं 9वीं सदी में तो खैर उसका उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन हम फिर भी जानना चाहते हैं कि कोई हीरो है, ये जो मूर्तियों के हिसाब से अगर कोई हीरो है तो वो किससे लड़ा है, वो किन आपसी समुदायों की लड़ाई, उसके किस्से क्या हैं? देखिए, अगर हम पुराने जो या तो इंस्क्रिप्शंस हैं, शिलालेख हैं, उनको भी देखते हैं, या पुराने ग्रंथ हैं, और इवन जो 16वीं 17वीं शताब्दी तक जब हम आते हैं तो आर्काइवल रिकॉर्ड्स हैं, जब हम उन सब में जाते हैं तो हम लोग अक्सर ये पाते हैं कि गायों के पीछे या पशुओं के पीछे लड़ाई झगड़ा होना कोई नई बात नहीं है। बहुत समय से लोग लड़ते रहे हैं इनके पीछे, क्योंकि खासकर ऐसे इलाकों में जहां पर कृषि बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे इलाकों पर काम करती हूँ जहां पर जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहां पर खेती बहुत ज्यादा नहीं होती, वहां पर पशुपालन बड़ा व्यवसाय है। तो ऐसे इलाकों में जो वेल्थ का नोशन है या संपदा का जो आइडिया है, वो खेती नहीं है, वो अनाज नहीं है, वो जमीन नहीं है, वो पशु है। तो जो जिसको आप संपदा मानेंगे उसके लिए आप लड़ाई करेंगे। तो अगर हम वापस जाते हैं तो 12वीं शताब्दी में एक जैसलमेर के राजा के संबंध में एक कविता मिलती है, जिसमें जब उनकी वेल्थ का आइडिया दिया जाता है कि उसको लिस्ट करते हैं, तो उसमें भैंसें भी शामिल है, उसमें भेड़ बकरी भी शामिल है। तो ये इस तरह से आगे चल के हम लोग देखते जाते हैं कि दो गांवों में आपस में लड़ाई हुई, किस लिए हुई, वो उसकी गायें चरा के ले गए। तो इस तरह से जो झगड़े होते थे वो आमतौर पर ऐसे समूहों के बीच में होते थे जो दोनों ही पशुपालक होते थे, जो आपस में एक दूसरे के पशुओं को चुराने के लिए या उनसे बचाने के लिए आपस में लड़ाई किया करते थे। इसमें हिंदू या मुसलमान का कोई भी लेना देना नहीं था। ये पशुपालक समूहों की आपसी लड़ाई थी, जो इसलिए हुआ करती थी ताकि वो अपनी किसी और दूसरे समूह की संपदा को या वेल्थ को हासिल कर सकें। ये बहुत आम तौर पर जिस तरह से लोग जमीन के लिए लड़ते हैं, उसी तरह से पशुओं के लिए और झगड़े हुआ पशुओं को मतलब वो पैसे की इकाई से भी बुलाते थे तरह बिल्कुल। जैसे कि आमतौर पे जब मैं पढ़ने लगी पहली बार में, तो मुझे ये जो शब्द थे माल, वित्त, धन, जब ये बार बार आ रहे थे तो उसमें फिर मैंने देखना शुरू किया कि ये मतलब क्या है, ये क्यों आ रहा है। तो फिर मुझे बहुत देखने पे मुझे पता चला कि ये जो शब्द माल, वित्त, धन इस्तेमाल किया जाता है, ये पशु के लिए किया जाता है। हमारे गांव में तो आज भी हम लोग गाय को या भैंस को माल ही कहते हैं, हमारा माल चराने ले गया या माल ले आया। हाँ, उसका माल, उसका वित्त धन ले गए। वित्त धन ले गए मतलब उसकी गायें चुरा वित्त मंत्री मतलब उस समय की शब्दावली के हिसाब से पशुपालन मंत्री भी ऐसा कह सकते हैं। तो जैसे मलधारी जो हम कहते हैं, जो मलधारी गुजरात का जो समुदाय है, या धनगर जो महाराष्ट्र के पशुपालक समुदाय हैं, इनके नाम ही यहीं से निकलते हैं। धनगर का मतलब है जो कि धन को चराता है या धन को पालने वाला। अच्छा। धन का मतलब ही हुआ पशु। तो ये जो डेफिनेशंस हैं इनकी, वो वहीं से आती हैं, क्योंकि ये पशुओं को संपदा मानते हैं और इसी संपदा के लिए आपस में लड़ाइयां हुआ करती थी। फिर ये लड़ाइयों का स्वरूप कैसे बदलता है धीरे धीरे? लड़ाइयों का जो स्वरूप है, अगर हम देखें, बहुत सी कहानियां जो हैं वो अलग अलग हिस्सों में, राजस्थान के और गुजरात में आमतौर पर पाई जाती हैं, जिसमें कि ऐसा लगता है कि दो व्यक्ति या दो समूह जो है आपस में पशुओं के लिए लड़ाई करते हैं, और उनमें से एक व्यक्ति या तो उनको बचाते हुए मारा जाता है। जैसे पाबूजी का किस्सा, जिसकी हम लोग पहले बात कर रहे थे। क्या किस्सा ये पाबूजी का? तो पाबूजी जो हैं वो एक राजपूत लोक देवता हैं। ये माना जाता है कि वो राठौड़ थे। लगभग 14वीं शताब्दी में माना जाता है कि उनका जन्म हुआ, और उन्होंने एक चारणी, जो चारण भी एक पशुपालक ही समुदाय हैं, अब जो है वो सेटल हो गए हैं, और लेकिन एक जमाने में उनका संबंध भी पशुपालन से ही माना जाता है। तो उन्होंने एक चारणी को ये वादा किया कि अगर आप आके मेरी जमीन पर रहें तो मैं आपको रक्षा करूंगा या आपके पशुओं की देखभाल करूंगा।
तो ऐसे में जब एक समय ऐसा आया कि उनका ही एक जो रिश्तेदार था, जो कि एक और राजपूत था, वो उन पशुओं को चुरा कर जब ले जाने लगा, तो उस समय में पाबूजी जो है वो अपनी शादी करने गए हुए थे और उसी समय में वो अपना शादी का जो फेरा था उसको छोड़ करके वो आए और उन्होंने उस चारणी की गायों को बचाया और ऐसा करते हुए वे मारे गए। अब ये जो एक मोटिव है जिसमें कि एक हीरो आता है और बचाता है, ये बहुत कॉमन है और इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल एक्चुअली बहराइच में है, जहां पर उत्तर प्रदेश, जी हाँ, उत्तर प्रदेश में है, जहां पर गाजी पीर जिनको कहा जाता है। तो शाहिद अमीन ने किताब लिखी है, शाहिद अमीन की किताब है जो कि लिखते हैं कि गाजी पीर को वैसे वो जो मान्यता है उसमें वो महमूद गजनवी का भतीजा माना जाता है, लेकिन गाजी पीर जो है वो मारे गए एक सोहल देव नाम के व्यक्ति से अहीरों की गायों को बचाते हुए। तो वो एक मेल, मतलब कई तरह की मान्यताएं जो चलती हैं, मान्यताएं जो है वो चलती हैं। अब शुरुआत में जो ये कहानियां थी वो आमतौर पर अगर हम देखें तो वो कॉम्पिटिटिव जो पशुपालक समुदाय हैं उनमें आपस में लड़ाइयों की कहानियां थी, लेकिन धीरे धीरे करके इन कहानियों का स्वरूप जो है वो 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के आसपास बदलता चला जाता है। पहले मैं जानना चाहते हैं कि ये जो देवता हैं, स्थानीय देवता, ये 17वीं 18वीं शताब्दी तक आते आते या उस दौरान तक हिंदुओं के भी इस तरह के देवता हैं, मुसलमानों के भी, जैसे गाजी पीर का आपने या गोगा पीर का उदाहरण दिया, या सब एक दूसरे की पूजा करते हैं? मुसलमान भी पाबूजी की पूजा करते हैं और हिंदू भी गाजी पीर बिल्कुल गोगा पीर की पूजा हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। उनको गोगा देव भी कहते हैं, उनको गोगा पीर भी कहते हैं। और गोगा देव हैं जो पशुओं को बचाते हैं, जो सांप से बचाते हैं, सांप के काटने से बचाते हैं। उनकी पूजा सभी पशुपालक करते हैं। रामदेव एक देवता है जो जिनका रुणीचा में उनका मेला लगता है, की पूजा आमतौर पे जो मेघवाल समुदाय है वो करता है, जो कि चमड़ा कमाने का काम करते हैं, जो ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि वो चमड़े का काम करते हैं। लेकिन रामा पीर के नाम से, रामा शाह के नाम से भी उनको जानते हैं और उनकी पूजा जो है वो लगभग पूरा ही उसी फ्रंटियर में रहने वाले लोग किया करते हैं। तो ये बड़ी मिक्स्ड आइडेंटिटीज हैं, कोई एक फिक्स्ड नहीं है कि ये इसकी पूजा जो सभी हम ये किस्सा जाने तो हम जितना घबरा जाते हैं इसको लेके कि समाज में इतना खालीपन है, लोग हिंदू मुसलमान समझ के लड़ रहे हैं, इन किस्सों को जानने से, इन जानकारियों को भरने से भी लोगों में थोड़ी स्थिरता आएगी, समझेंगे कि नहीं हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है और इसमें विविधता रही है, लड़ाइयां रही हैं, तो लड़ाइयों के कारण क्या रहे? नहीं, आना तो चाहिए, अगर लोग उसको समझने की कोशिश करें तो। खुश रहने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, लेकिन एक ब्रेक लेना पड़ेगा। हम अपनी इस बातचीत को जारी रखेंगे। हम ब्रेक में चले गए थे, लौट आए हैं। तनुजा कोठियाल अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में पढ़ाती हैं, उनसे हम बात कर रहे थे कि गौ रक्षा विवाद के संदर्भ में आसपास जो हमारी कहानियां बिखरी हुई हैं, हिंदू मुस्लिम हर तरह के समाज, घुमंतु समाज में, वो कहानियां क्या हैं। तो हम अभी तक 17वीं 18वीं शताब्दी तक आ गए थे, तो वहां से ये कैसे स्वरूप बदलता है? देखिए, स्वरूप ऐसे बदलता है कि जैसे एक और तीर्थ है राजस्थान में, खाटू श्याम जी। जब हम उस तरफ, उन कहानियों की तरफ जाने लगते हैं तो धीरे धीरे से पता चलता है कि कहानी का स्वरूप ऐसे बदला कि बजाय गाय चुराने वाला जो है वो किसी और पशुपालक समुदाय से आने के बजाय वो मुसलमान होने लगता है। वो मुसलमान कसाई है जो कि गाय को ले जा रहा है ताकि वो उसको मार सके। तो गाय चोरी करने वाला दुश्मन पहले से ही था, तो अब वो एक नया उसमें आ जाता है कि अब वो बन जा रहा है। उसमें वो नया आ जाता है। तो जो राजस्थान के संदर्भ में जो राजपूतों और जो मुस्लिम, जो तुर्क बादशाह थे या बाद में मुगल भी थे, उनके बीच की जो संघर्ष की जो कहानी पूरी थी, उसका रिफ्लेक्शन जो है वो इन कहानियों में दिखने लगता है। आक्रांता हमेशा मुसलमान हो जाता है, जो कि या तो गायें चुरा के ले जा रहा होता है या औरतों को ले जा रहा होता है, या फिर पहले वो हिंदू हुआ करता था, अब मुस्लिम हो जाता है, अब मुसलमान हो जाता है। तो ये जो है, ये कहानी बढ़ती चली जाती है। 19वीं सेंचुरी तक जब तक हम पहुंचते हैं तो पैम्फलेट्स के द्वारा, गौसेवक समाजों के द्वारा ये कहानियां जो है वो और ज्यादा फैलने लगती हैं। तो आज हम वो पुराना जो कॉन्टेक्स्ट है वो तो बिल्कुल हम भूल गए हैं कि ये आपस में पशुपालक समुदायों के आपसी झगड़े की कहानियां थी, जिनका की स्वरूप जो है वो धीरे धीरे करके बदल गया है। ये वहीं से चली आ रही है उस ये पुरानी, हाँ बिल्कुल। ये जो घुमंतु समुदाय आज भी हैं उन सब जगहों में, तो उनके भीतर भी कुछ बदलाव आया है क्या? जो अक्सर हम लोग राजस्थान में देखते रहते हैं कि लोग के गायों को लेकर यात्राएं कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं।
देखिए ऐसा है कि जिस हिसाब से राजस्थान में भी, क्योंकि वहां पे कनाल आने के बाद से काफी सारे इलाके जो कि पहले चरागाह थे वो अब कमांड एरियाज हो गए हैं, खेती के इलाके बन गए हैं। तो इस तरह से एक तरह से जिस इलाके में वो चरने के लिए जा सकते थे वो कम पड़ने लगे हैं। कई मामलों में ऐसा हुआ है कि उनका जो माइग्रेशन रूट है जहां पर वो जाते थे वो एक्चुअली लंबा हो गया है। अब उनको जहां पर पहले घास मिल जाया करती थी वो अब नहीं मिलती है, उनको और ज्यादा लंबा जाना पड़ता है। तो इस तरह से कई तरह के बदलाव तो आए हैं कि एक तरह से जो है मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बड़ी मुश्किल और आज के संदर्भ में जो उनके सामने आ रही है और आने वाली है वो ये है कि हम अक्सर जब हम पशुपालन की बात करते हैं तो हम दो बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो होता है कि गांव में हर एक के पास पशु होते हैं, हर एक के पास एक आध गाय, एक आध भैंस, हर कोई रखता है। बिल्कुल, शहर में भी लोग पाल ही लेते हैं। तो आपके पास होता है ये एक छोटे समूह पे, क्योंकि पशुपालन कृषि का हिस्सा है। तो ये एक तो पशुपालन ये हुआ। दूसरा पशुपालन ये होता है जिनको कि हम घुमंतु पशुपालक बोलते हैं, जो कि वास्तव में लार्ज स्केल पशुपालन करते हैं, जिनके पास बड़े बड़े रेवड़ हैं, उनके पास ज्यादा होता है, जिनके पास बड़े बड़े रेवड़ हुआ करते हैं, जो कि गायों को लेकर या बैलों को लेकर के घूमते हैं। इनके लिए पशुपालन व्यवसाय है, यही इनकी जिंदगी है। इनके लिए जरूरी है कि ये न केवल अपने पशुओं को चरा सकें, उनको पाल सकें, बल्कि उनको वो बेच भी सकें, सर्कुलेट कर सकें। वो हमेशा नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह के हमले लगातार होंगे तो जो आम पशुपालक है वो अपने पशु को बेच नहीं पाएगा। उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो अपने पशु को बेच पाए, और वो पशु जो है उसके लिए लायबिलिटी हो जाएगा। एक तरह से वो रेगुलराइज भी हो रहा है कि आप मेला में आइए, निगम का मेला लगेगा, और पहले गांव देहात के जो अपने मेले होते थे पंचायत के, तो वेटनरी डॉक्टर से सर्टिफाई कराकर आप ले जाएंगे, जो राजस्थान का ही कानून है। हम लोग देख रहे थे गुरुवार को कि उसमें यह है कि आपको अगर मेले के लिए ले जाना है या अगर अकाल पड़ गया हो राज्य में और दूसरे राज्य में ले जाना है तो ट्रांजिट परमिट लेके जाइए और लौटा के लाना पड़ेगा पशुपालन। बिल्कुल ऐसा ये जो ट्रांजिट परमिट वाले जो हिसाब किताब थे ये 19वीं सेंचुरी में भी अंग्रेजों के समय में भी कोशिश की गई कि इनको रेगुलराइज किया जाए, लेकिन आमतौर पर उस समय में हो नहीं पाया। लेकिन आज जो है सरकार की पहुंच ज्यादा है, वो आज आमतौर पे बड़े आराम से कर पाते हैं। एक तरफ देखिए इनमें कोई बुराई नहीं है, पर्टिकुलरली अगर आप वेटेनरी केयर सर्टिफिकेशन इनकी आप बात करते हैं तो उसमें बुराई नहीं है। ये होने चाहिए। पशु मेले भी बहुत पुराने हैं, पशु मेलों में पशुओं को खरीदने बेचने का रिवाज भी बहुत पुराना है। लेकिन अगर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कि उनको रोकते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, वो अगर इस तरह से लगातार करेंगे तो जो लीगली भी अपने पशुओं को ले जा रहे हैं बेचने के लिए वो नहीं ले जा पाएंगे। जब पशु को खरीदने वाला कोई नहीं बचेगा तो पशु पालने वाला क्या करेगा एक समय के बाद में? उसकी जो गाय, उसकी कीमत भी हो सकता है कि कम हो जाए। और जिस तरह बिल्कुल आप आमतौर पे दिल्ली की सड़कों पे देखिए, आपको भैंस कितनी घूमती हुई नजर आती है। आपको जो घूमती नजर आती है वो गाय है। भैंसों को लोग नहीं छोड़ते हैं, गायों को छोड़ते हैं, क्योंकि एक समय के बाद में वो गाय को रख नहीं सकते हैं। अगर आपकी गाय दूध नहीं देगी तो आप उसे नहीं रख पाएंगे। अगर आप उसे बेच नहीं सकेंगे तो आपके पास क्या चारा रह जाएगा बजाय सिवाय इसके कि आप उसे छोड़ दें। कहीं पर तो ठीक है गौशाला मिल जाएगी, लेकिन कितनी गौशालाएं बनाएंगे? उतनी तो है नहीं, और जितनी बनी है, मतलब एक बार अपने दर्शकों से कहा कि अपने अपने इलाकों के गौशालाओं के घोटालों के बारे में ट्वीट कीजिए या ईमेल कीजिए। भर गया पूरा मेरा इनबॉक्स कि आप हमारे गौशाला आइए, यहाँ देखिए फलाने ने जमीन कब्जा कर रखा है। मतलब इतनी बहस हुई तो कोई प्रेरित होकर वो कब्जा की हुई जमीन छोड़ भी नहीं रहा। पर हम एक क्रिमिनल ट्राइब के बारे में बात करते हैं। ये यही एक प्रक्रिया थी जब अंग्रेजों ने एक समुदाय को इस तरह से हाँ बिल्कुल, इसका जो रिलेशनशिप है, जो इसका संबंध है, वो जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि पशुपालन में झगड़े भी बहुत हुआ करते थे और कैटल लिफ्टिंग, यानी क्योंकि पशु संपदा है इसलिए उसकी चोरी भी हुआ करती थी। तो बंजारे जो हैं, जो आमतौर पे सबसे बड़े व्यापारी माने जाते थे पशुओं के, जो गांव से पशुओं की खरीद फरोख्त किया करते थे, उनके ऊपर ये इल्जाम लगने लगा 19वीं सेंचुरी में जब क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया। उसके साथ में ये इल्जाम लगने लगा कि ये पशुओं को चुराते हैं और उनको नोटिफाई कर दिया गया। तो जो घुमंतु समुदाय हैं, सिर्फ बंजारे नहीं, बहुत सारे अलग अलग घुमंतु समुदाय, वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के दायरे में आ गए और उनमें से कई डीनोटिफाई भी हो गए हैं। अब तो डीनोटिफाई हो गए हैं, लेकिन उनके साथ में जो क्रिमिनलिटी या आपराधिकता जो जुड़ गई है वो आज तक वही खत्म नहीं। प्रवृत्ति आप अभी देख रही हैं कि कोई मुसलमान ट्रक पे गाय लेकर जा रहा है तो पहला शक यही किया जा रहा है या करवाया जा रहा है कि वो
गाय को मारने के लिए ले जा रहा है। एक तरह का वही क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। वो क्रिमिनलाइजेशन वो जुड़ गया है। लेकिन इसके साथ में एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो ये है कि आमतौर पर जो आज हम समझ रहे हैं, जिस हिसाब से हम पशुपालन को आज समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि पशुपालन सिर्फ पशुपालक से जुड़ा हुआ है। कि पशुपालन का मतलब है वो आदमी, वो आदमी जो वो मेला में गया, खरीद के ले आया, पुष्कर से ले आया, नागौर से लेकर आया, जोधपुर से लेके आया। लेकिन पशुपालन जो है वो एक बड़ा सिस्टम है। वो सिर्फ गाय पालने वाला या कैसे सिस्टम? वो सिस्टम इस तरह से है कि ना केवल पशु पालने वाला, बल्कि पशु की खरीद फरोख्त करने वाला, पशु का चमड़ा निकालने वाला, उसका इस्तेमाल करने वाला, और यहाँ तक कि कसाई भी उसी साइकिल का हिस्सा है। ये एक साइकिल है, इनमें एक दूसरे के बिना लोग एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। पशुपालक जो है इन बाकी जो, अगर आप देखें राजस्थान में देखें या गुजरात में देखें, तो जिन जिन इलाकों में पशुपालन है वहीं पर डेयरी इंडस्ट्रीज भी हैं, वहीं पर ऊन भी वहीं से निकलती है, घी भी वहीं से निकलता है, चमड़ा भी वहीं से निकलता है। तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेटेड इकोनॉमीज हैं। अगर आप इनमें से एक को भी डिस्टर्ब करेंगे, एक को अगर आप ट्रेडर्स के ऊपर हमला करेंगे, तो बाकी सब भी प्रभावित होगा। ये आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। तो ट्रेडर्स के ऊपर आप शक करते हैं कि वो उनका पुराना काम है, वो हमेशा से ही कैटल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अगर आप उनके ऊपर शक करेंगे, उनके ऊपर हमला करेंगे इस तरह से, तो आप जो पैस्टोरलिज्म की या जो पशुपालन की जो साइकिल है, जो हमारी एक तरह से सामाजिक व्यवस्था, चूंकि अब हम इस शहर में रहते हैं तो वो दिखती नहीं जो दिखती नहीं है, वो भी डिस्टर्ब होगी, वो भी खत्म हो जाएगी। पर इन परंपराओं से जो आज आप देख रही हैं कि इसका कुछ इलाज है कि अगर हम नई बातें बताएं तो उनको समझ में आए, इसका क्या इलाज किया जाए? क्योंकि ये बात बात पे तो कल कोई और कहीं भीड़ पकड़ लेगी किसी को। देखिए, हमने जो ये पूरी जो परंपरा जो हमारी बन गई है, उसमें हमने गाय के ऊपर हमारा बहुत ज्यादा ध्यान है। और गाय को हमने एक देवता के रूप में हमने बना दिया है, सेक्रेड है हमारे लिए। कई समुदायों में है भी, मानते भी हैं लोग, पूजा भी करते हैं। लेकिन जैसे ही हम गाय को एक सेक्रेड डेटी मानने लगते हैं, उसको देवता मानने लगते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि वो दरअसल किसी और समुदाय के लिए, पशुपालक समुदाय के लिए, और जरूरी नहीं कि मुसलमान ही हो, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए, वो उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है। अगर हम इसी रक्षा का जो हमारा जो नोशन है कि हम गाय की रक्षा केवल हम इससे कर सकते हैं कि हम किसी को मार लें, पीट लें, तो वो गलत है। गाय की रक्षा करने का मतलब है, उससे बेहतर गाय की रक्षा करने का मतलब ये है कि आप जो पैस्टोरलिज्म या पशुपालन की जो व्यवस्था है उसमें ढंग से इन्वेस्ट करें। वेटरनरी कॉलेजेस खोलें, वेटरनरी क्लिनिक्स खोलें, और अपने जिलों में जाकर देखें वेटरनरी डॉक्टर की क्या स्थिति है, वहां पर दवा है कि नहीं है, ये सब भी पता कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया तनुजा जी, आपने श्याम जी खाटू जी का जिक्र किया, काफी लोकप्रिय हैं और दिल्ली में भी उनकी काफी पूजा होती है। और इसके ब्रेक के बाद आपने जितना देखा, जितना सुना, वो काफी नहीं है, लेकिन मौका मिला तो हम बातचीत करते रहेंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कविता की। टीवी और अखबार पर आप जिस भाषा से टकराते हैं, आप कभी गौर से उसके बारे में सोचिएगा। बहुत सारे शब्द गायब हो गए हैं, बहुत सारे भाव खत्म हो गए। मसला कोई भी हो, लेकिन अंदाज वही खूंखार वाला होता है। इसका एक फायदा है, वो ये कि आप हर बात एक ही तरीके से आसानी से और कम समय में समझ लेते हैं। लेकिन एक बड़ा नुकसान भी है, बाकी तरीके आपकी समझ से गायब हो जाते हैं। जब आपके शब्द खत्म हो जाते हैं, अंदाज सीमित हो जाते हैं, तो आप एक गोदाम में बंद हो जाते हैं, जिसे अशोक वाजपेयी ने गोदामियत कहा है। जैसे आदमियत, वैसे गोदामियत। हम बहुत अधिक बात कर रहे हैं, लेकिन शब्दों का टोटा पड़ रहा है। मीडिया भाषा को निगल रहा है और हर बात को एक बात बना दे रहा है। बातों की विविधता खत्म हो रही है, सब कुछ हाँ या ना में, आर या पार में। तो क्या कविता इसका विकल्प है, जो हमें नए नए शब्द दे सके, हमारी भाषा को विस्तार दे सके, विविधता दे सके? शुक्रवार को दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में कवियों का सम्मेलन शुरू हुआ। शनिवार रविवार सुबह 10:30 बजे से ही इस सम्मेलन में कविता पाठ होगा। असमिया, बांग्ला, गुजराती, मराठी, मलयाली, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू के भी कवि यहाँ कविता पाठ करेंगे और कविता को लेकर बहस होगी। रजा फाउंडेशन ने इसका आयोजन किया है। आपके स्क्रीन पर इस वक्त जो
रंग दिख रहा है और वो मशहूर चित्रकार रजा साहब का ही है, जो आमंत्रण पत्र पे छपा, हमने वहां से उठा लिया है, आपके स्क्रीन को सजा दिया। कविता हमारी जिंदगी से गायब नहीं है, गायब होती तो जिंदगी ही नहीं होती, बस हम कवियों से दूर हो गए हैं। तो आज हमने इस सम्मेलन के लिए आए 3 कवियों से गुजारिश की कि वे हिंदी के दर्शकों के लिए अपनी पसंद की कोई कविता पढ़ दें। इनमें से कोई भी हिंदी का कवि नहीं है, एक गुजराती के हैं, एक मलयाली हैं, एक उर्दू के हैं। आप इनकी कविता सुनिए। लकड़हारे तुम्हारे खेल अब अच्छे नहीं लगते, लकड़हारे तुम्हारे खेल अब अच्छे नहीं लगते, हमें तो ये तमाशे सब के सब अच्छे नहीं लगते। उजाले में हमें सूरज बहुत बेकार लगता है, उजाले में हमें सूरज बहुत बेकार लगता है, सितारे भी सरे दामाने शब अच्छे नहीं लगते। तो ये होता है हम घर से निकलना छोड़ देते हैं, तो ये होता है हम घर से निकलना छोड़ देते हैं, कभी अपनी गली के लोग जब अच्छे नहीं लगते। ये कह देना कि उनसे कुछ गिला शिकवा नहीं हमको, ये कह देना कि उनसे कुछ गिला शिकवा नहीं हमको, मगर कुछ लोग यूं ही बेसबब अच्छे नहीं लगते। ये कह देना कि उनसे कुछ गिला शिकवा नहीं हमको, मगर कुछ लोग यूं ही बेसबब अच्छे नहीं लगते। नरास आएगी जीने की अदा शायद कभी हमको, कभी जीने के ढब अच्छे नहीं लगते। लकड़हारे तुम्हारे खेल अब अच्छे नहीं लगते, हमें तो ये तमाशे सब के सब अच्छे नहीं लगते। मेले में आइए, धनी को पहला विचार आया। विचार जलते अंगारे सा था, गर्मी से अंधेरा पिघला। अंगारों के शोले अंधेरे में बह गए, अंगारों का गोल कमानाकार बना, वैसे आकाश बना। बचे रहे अंधेरे से रात बनी, रात ने कहा मुझे क्यों बनाया। धनी को दूजा विचार आया, उसमें से पंछी बने, पंछी निपट उजाला। यहां उड़ते वहां उड़ते, चक 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 चक, पूरी कमान भर गई। पंछी खेल खेल कर थक गए। पंछियों ने पूछा क्या हमें बस खेलते ही रहना होगा। धनी ने तीसरी बार विचार किया। उसने धरती पैदा की, वन बनाए, मैदान बनाए, पहाड़, रेगिस्तान और नदियां बनाई। पंछी इस नए घर में खेलने लगे। धरती ने पूछा क्या हमें यही करते रहना होगा। धनी ने चौथी बार विचार किया। उसमें से नर और नारी बनाए। वह घूम फिर कर थक गए। नर नारी ने पूछा क्या इतना ही हमारे लिए। धनी ने पांचवी बार विचार किया। उसने चिकनाहट पैदा की, मानव जात बनाई, वाचा दी, व्यवहार दिया। मानव ने वाचा और व्यवहार का उपयोग किया। धनी ने पूछा मनुष्य तुझे बस इतना ही। मानव ने कहा रंग करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, गाएंगे और नाचेंगे। धनी ने कहा मुझे उसमें बुलाएंगे। मानव ने कहा मेले में आइए। एक दिन एक दुबली सी कविता जा पहुंची आश्रम गांधी को देखने। झुके हुए थे गांधी, कात रहे डोर राम की ओर।
गांधी ने पहले तो ध्यान ही नहीं दिया। कविता दरवाजे पर ठिठकी थी, लज्जित सी, क्योंकि वह कोई भजन नहीं थी। लेकिन जब उसने गला कुछ खंगारा तो नरक को देख चुके चश्मे से, कनखी से गांधी ने देखा उस कविता को और करने लगे सवाल। क्या तुमने काता है सूत कभी? क्या तुमने खींची है मैले की गाड़ी? भोर में रसोई का धुआं कभी छेला है? कभी बिलबिलाई हो भूख से? जन्मी में जंगल में कविता ने बतलाया, जन्मी में जंगल में कविता ने बतलाया, एक निवृत्त बार्बर के मुख से, पली बढ़ी एक मछुआरिन की कुटिया में। फिर भी नहीं सीखा कुछ मैंने सिवा गाने के। गाती बजाती थी महलों में कुछ दिन जब, तब भी मैं गौरवर्ण हृष्टपुष्ट भी थी मैं। अब हूं सड़क पर अथपेट। मुस्करा दिए गांधी, बोले, हाँ आखिरी बात जो बताती हो वही कुछ ठीक है। छोड़ना पड़ेगा अपना आदतन संस्कृत में बोलना। जाओ अब खेतों में और सुनो जाकर बोलते किसानों को। कविता अब बन गई बीज, जा पहुंची खेतों में, करती इंतजार नई नई बारिश हो, आए किसान और गोड़ दे जमीन।